हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एडवांस्ड सोशल साइकोलॉजी का पेपर चल रहा है यानी एमपीसी 004 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। सोशल साइकोलॉजी का जो पेपर है वैसे तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी आती है, जो भी टॉपिक्स आते हैं उनमें से मैक्सिमम चीजें आप इन जनरल जानते होते हैं। तो यहाँ पे फिर भी हमने काफी सारे ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। थ्योरीज को अगर हम थोड़ा फोकस करें तो उनको ज्यादा आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हमने एटीट्यूड की थ्योरीज के बारे में पढ़ा है, ऐश एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, तो इनमें चीजें अपने आप से बनाई नहीं जा सकती। जो एग्जैक्टली होगा वही आपको लिखना होगा। बाकी सोशल साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा जनरल हैं। आज भी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं जो काफी जनरल हैं, तो क्विकली कवर करेंगे जिससे काफी ज्यादा चीजें हम कवर कर पाएं। और आज का वीडियो ऑफिशियली बिगिन करते हैं। ये 5th पार्ट है जिसमें हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे और इसके बाद एक और लास्ट पार्ट आएगा और उसके बाद 4th पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एमएबीसी के ये इजी नोट्स हैं जिनकी हेल्प से हम इसे कवर कर रहे हैं। चलिए बिना किसी डिले के फटाफट से शुरू कर देते हैं। पहला टॉपिक आपको नजर आ रहा है, नेचर एंड टाइप ऑफ एग्रेशन। एक बार मैं क्विकली क्रॉस चेक कर लूं। यस, हमने यही टॉपिक लास्ट पढ़े थे, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेचर एंड टाइप ऑफ एग्रेशन होगा। एग्रेशन हम सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत तो सभी के अंदर होता है, सभी किसी न किसी सिचुएशन में एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। एज अ टीचर अगर मैं बात करूं तो मेरे अक्रॉस ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर को दिखाते हैं। बच्चों के अलावा बात करें तो बड़ों में भी किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा उनके अंदर जोश आ जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर रिएक्ट कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो हमने एग्रेशन को बहुत सारी फॉर्म में नोटिस तो किया है, बट एग्जैक्टली एग्रेशन होता क्या है, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है जिसमें हम ये नोटिस करते हैं कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को हार्म करने की कोशिश कर रहा होता है या कुछ भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा होता है, या ऐसा कोई बिहेवियर जो बाकी चीजों को ओवर पावर करने की कोशिश करे। तो जब भी हम एग्रेशन की बात करते हैं तो एग्रेसिव बिहेवियर के साथ साथ किसी भी पर्सन के अंदर उसकी इड बहुत हाई हो जाती है। अब ये इड क्या होती है आप पेपर 2 में पढ़कर आए। पर्सनालिटी थ्योरीज में आपने पढ़ा था, लाइफ स्पेन डेवलप सेकंड पेपर था। थर्ड पेपर में आपने पढ़ा था इड क्या होती है। तो जब इड हाई होती है किसी भी पर्सन की तो उसका एग्रेशन निकलता ही निकलता है। खैर, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एग्रेशन होता है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को डोमिनेट करने के लिए या फिर कोई भी हार्म करने के लिए, कुछ भी ऐसा बिहेवियर करने के लिए जिसमें एक पर्सन बहुत ज्यादा दूसरे पर हावी हो जाता है, एग्रेशन की फॉर्म होती है। एग्रेशन के रीजंस की बात करें तो बहुत सारी चीजें होते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से पर्सन एग्रेसिव होता है। अब यूं ही तो कोई बैठे बैठे एग्रेसिव नहीं हो जाता। जब कोई पर्सन एग्रेसिव बिहेवियर को दिखाता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके नेचर और टाइप को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम नेचर की तरफ आ जाते हैं। नेचर में क्या होता है, एग्रेसिव बिहेवियर में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटेंशनल बिहेवियर होता है। जब भी कोई पर्सन एग्रेसिव होता है कुछ इंटेंशनली वो करना चाहता होता है। एग्रेशन इन्वॉल्व्स डेलिबरेट एक्शंस एम्ड एट कॉजिंग हार्म और इंजरी टू अदर पर्सन और एंटिटी। दिस इंटेंशन कैन बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल। अब आप ये सोच सकते हैं कि गुस्सा तो अचानक से भी आ जाता है, लेकिन जब आ जाता है उसके बाद जो रिएक्शन होते हैं उस पर इंसान का कंट्रोल नहीं रहता, वो करना ही चाहता होता है उसको। ऐसा नहीं है कि वो उसे रोक ले कि नहीं मैं अग्रेसिव तो हो रहा हूँ लेकिन मैं पोलाइट होकर बात करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक इंटेंशनल बिहेवियर नजर आता ही आता है। भले ही पर्सन कितना भी ये कहे कि मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया था यार, लेकिन मैंने इंटेंशनली ऐसा नहीं करना चाहा था, बट एक्चुअल में वो बिहेवियर इंटेंशनल ही होता है। उस टाइम पर वो चीज करना चाहता होता है इंसान, इसीलिए इंटेंशनल बिहेवियर उसको हम नाम देते हैं। साथ ही साथ हम इमोशनल कंपोनेंट भी देखते हैं एग्रेसिव बिहेवियर में। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हॉस्टिलिटी, ये इस टाइप के इमोशंस नजर आते हैं जब भी कोई पर्सन एग्रेसिव होता है। तो आपने ये चीज भी नोटिस करी है, ये भी बात आपको पता है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। एग्रेशन का जो एक्सप्रेशन होता है वो सिचुएशनल फैक्टर पे डिपेंड करेगा, सोशल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा, कल्चरल नॉर्म पे और इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा कि जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, नेचर का है, तो आप देखिए कुछ कंडीशंस उसके संग ऐसी हो सकती हैं जहां पर वो अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि बॉस के सामने, एक एम्प्लॉय के फॉर्म में जब वो होता है, मतलब एक एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय जब वो होता है तो वो हमेशा अपने बॉस को उठा के कुछ मार नहीं देगा, वहां पे वो अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर लेगा। तो बहुत डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर है। अगर वो अपने से छोटों से बात कर रहा है तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है, अपने से बड़ों से बात कर रहा है तो उसे पोलाइट भी होने की जरूरत हो सकती है। तो एग्रेशन जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। जैसे कि एक बहुत कमजोर इंसान है, दुबला पतला सा, वो बहुत सारे मोटे तगड़े लोगों के बीच में है, तो वो क्या करेगा, वहां फाइट करना शुरू कर देगा? नहीं, वो वहां पे अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर लेगा। या लोगों के साथ होता है वो किसी दूसरी सिटी में जाते हैं या दूसरे एरिया में जाते हैं, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट प्लेस पे चले जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वहां किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, जिससे कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो और उन्हें उसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े।
तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता ही है। यहाँ पे हम एक्सप्रेशंस के स्पेक्ट्रम को देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि रेंजिंग फ्रॉम सटल वर्ड्स, इंसल्ट्स एंड पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर टू ओवर्ट फिजिकल वायलेंस। ऐसा भी होता है कि वर्बल स्पैट होते होते इतनी ज्यादा बात एग्रेशन में बढ़ती चली जाए कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो कॉमन चीज है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर या न्यूरोकेमिस्ट्री, ये सब भी एग्रेसिव बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जेनेटिकली इंक्रीज होता है पर्सन के अंदर, हम देखते हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी यहाँ पर होते हैं। आ जाते हैं एग्रेशन के टाइप के। आप सोचिए, आपने किस किस टाइप का एग्रेशन करते हुए लोगों को देखा है? फिजिकल एग्रेशन करते हुए देखा है। फिजिकल एग्रेशन में तमाम तरीके की मारपीट होना, किक करना, वेपन्स का यूज करना, हिट करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। वर्बल एग्रेशन में क्या होता है? वर्बल एग्रेशन में ऐसे वर्ड यूज करना जो इंसान के दिल को सीधे ले जाके चोट पहुंचाएं। ऐसे वर्ड्स का यूज करना, ऐसे स्लैंग का यूज करना, ऐसी बातें यूज कर लेना जिससे पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए और दूसरे पर्सन को वो वर्बल लेवल पर हार्म कर सके। रिलेशनल एग्रेसिवनेस क्या होती है या एग्रेशन क्या होता है? ये दिस टाइप टारगेट्स ऑन इंडिविजुअल सोशल रिलेशनशिप और स्टेटस। इट इंक्लूड्स बिहेवियर्स लाइक गॉसिपिंग, सोशल एक्सक्लूजन एंड मैनिपुलेशन। किसी के बारे में र्यूमर से स्प्रेड करना या कुछ ऐसी चीजें करना जो हम डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट करने लगते हैं लोग, और उसकी वजह से उस पर्सन को हम इनडायरेक्टली हार्म करते हैं। ये भी एक बड़ा कॉमन एग्रेशन है जो लोग दिखाते हैं, क्योंकि वो सामने जाकर पर्सन को चैलेंज करना नहीं चाहते लेकिन उसका हार्म करना चाहते हैं। और ये सबसे ज्यादा हम ऑफिस पॉलिटिक्स में होते हुए देखते हैं। लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा र्यूमर्स बना देते हैं जिससे कि उसकी इमेज खराब हो जाए या फिर ऐसा कुछ भी हो जाए। रिएक्टिव एग्रेशन कब होता है? इट रिस्पॉन्स टू अ परसीव थ्रेट और प्रोवोकेशन। कई बार लोगों को ये लगता है कि वो किसी सिचुएशन में फंस सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, तो वो रिएक्टिव हो जाते हैं वहां पर और रिएक्शन के तौर पर वो वहां पे देने लगते हैं। तो रिएक्टिव एग्रेशन ये चीज हो जाती है। ये इट इज ऑफ्टन इम्पल्सिव एंड इमोशनली ड्रिवन, टिपिकली एसोसिएटेड विद एंगर। जैसे कि समवन मे लैश आउट फिजिकली आफ्टर बीइंग इंसल्टेड। किसी भी चीज का रिएक्शन देना, किसी सिचुएशन, रिएक्शन आप कब देते हैं? जब एक कोई एक्शन हुआ होगा, तो किसी एक्शन के टुवर्ड्स ऐसा रिएक्शन देना जिसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस होता है, तो वहां पर ये रिएक्टिव एग्रेशन हो जाता है। प्रोएक्टिव एग्रेशन तब होता है जब किसी भी चीज का खतरा, किसी भी ऐसी सिचुएशन के बारे में लगता है कि कोई पर्सन हमें हार्म कर सकता है, तो हम पहले ही एक्टिव हो जाते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं और उस तरीके का एग्रेशन दिखाते हैं। यहाँ पे पहले ही कुछ ऐसा मैनिपुलेशन कर देना, जैसे आपको लगता है कि किसी पर्सन ने आपको, एक एम्प्लॉय के केस में देखें कि उसको लगता है कि दूसरे एम्प्लॉय ने उसको देख लिया था कि वो वेकेशन पे गया था स्कूल, अपने वर्क प्लेस पे मेडिकल का झूठ बोल के, ठीक है, कि वो बीमार है। तो उसको लगा कि मुझे तो बाहर दूसरे पर्सन ने देख लिया है, वैसा ना हो जाए कि कहीं मेरे सामने कोई सिचुएशन खराब आ जाए। तो उसने बॉस के सामने जाके पहले ही कोई ऐसी स्टोरी बना दी। वो प्रोएक्टिव हो गया कि मेरे संग कुछ हो ना हो, मैं पहले ही कुछ किसी दूसरे का कुछ बिगाड़ दूं। तो ये प्रोएक्टिव एग्रेशन हम देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है? इट इज सिमिलर टू प्रोएक्टिव एग्रेशन। दिस टाइप इज एम्ड एट ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर आउटकम रादर देन कॉजिंग हार्म फॉर इट्स ओन सेक। फॉर एग्जाम्पल, अ रॉबर मे यूज एग्रेशन टू इंटिमिडेट अ विक्टिम इनटू कंप्लाइंग विद देयर डिमांड्स। जैसे एक रॉबर होता है ना, वो क्या करता है, पहले आप कहते हैं ना हैंड्स अप, आपके पास जो भी सामान है बाहर निकाल दो। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहलाता है। यहाँ पर भी हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको आउटकम को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, लेकिन अपने किसी प्रॉफिट को जरूर यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। हॉस्टाइल एग्रेशन हम तब देखते हैं मोटिवेटेड बाय एंगर एंड द डिजायर टू इन्फ्लिक्ट पेन और इंजरी टू अनदर पर्सन। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट और रिवेंज की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, तब कोई भी पर्सन हॉस्टाइल एग्रेशन को दिखाता है। बुलिंग कब करते हैं? रिपीटेड एग्रेसिव बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इम्बैलेंस ऑफ पावर। इट कैन बी फिजिकल, वर्बल और रिलेशनल एंड ऑफ्टन अकर्स इन स्कूल सेटिंग्स और वर्क प्लेसेस। बुलिंग करी जाती है जहाँ पे ग्रुप में लोग ज्यादा हो जाते हैं, मतलब एक कोई पार्ट जो होता है लोगों का वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम केसेस में मेजोरिटी बड़े ग्रुप जो होते हैं वो छोटे ग्रुप पर, या बड़े ग्रुप एक सिंगल पर अटैक करते हैं, ऐसे केस में तो बुली किया जाता है। तो ये कुछ टाइप के हमने यहाँ पे एग्रेसिव देखे, एग्रेसिव बिहेवियर कैसा होता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जिसमें एग्रेसिव बिहेवियर के कॉजेस की बात करेंगे। एग्रेसिव बिहेवियर पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशल साइकोलॉजी में, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से निकल कर आएगा ही आपके लिए। अब इसके कॉजेस की बात करते हैं। वैसे कॉजेस हमने थोड़ा बहुत समझे ही थे, लेकिन इन पर्टिकुलर नहीं समझे थे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स में भी हमने उसकी कुछ कैटेगरी बना दी है, जैसे जेनेटिक्स की, जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं वो किसी भी अंदर के पर्सन के अंदर एग्रेशन होने की चांसेस को बढ़ा देते हैं। जो भी जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं पर्सन के अंदर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, वो एग्रेसिव बिहेवियर को इंक्रीज करता ही करता है।
हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी होता है, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन के अंदर हम मूड स्विचेस भी देखते हैं, मूड स्विंग्स भी देखते हैं। तो जब हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो भी बायोलॉजिकल फैक्टर में ही आएंगे, तो पर्सन एग्रेसिव हो सकता है। जैसे प्यूबर्टी के बाद बॉयज और गर्ल्स दोनों में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं टीनेजर्स में, जिसमें उनका बिहेवियर पेरेंट्स के टुवर्ड या अपनी फैमिली के टुवर्ड काफी ज्यादा हॉस्टाइल हो जाता है। उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझ नहीं रहे हैं या उनकी बात कोई भी सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, उनका बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है अपनी बात को कहने का। तो वो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस, कोई भी अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स का बॉडी में इम्बैलेंस हो गया तो वो मूड को फ्लक्चुएट करेगा, और मूड को फ्लक्चुएट करने की वजह से यहाँ पे पर्सन के अंदर एग्रेशन भी इंक्रीज हो सकता है। कभी कभी ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन में भी तमाम ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में हमारे जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है या साइकोलॉजिकल एक्शंस है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, ब्रेन स्ट्रक्चर या फंक्शंस में किसी भी तरीके का चेंजेस होने पर या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने पर, अगर कोई इंजरी हुई है हेड में, उससे भी हो सकता है कि पर्सन के साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं, तो एग्रेशन वहां भी देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं। पर्सनालिटी ट्रेट, कुछ लोगों का पर्सनालिटी टाइप ही ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, बात बात में फ्लक्चुएट हो जाना। टाइप भी पर्सनालिटी जो होती है उनमें भी ये चीज हम देखते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं। कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, कुछ नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए, या कुछ अचीव कर लिया या नहीं मिला तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर एग्रेसिव भी हो गए। तो पर्सनालिटी के खुद के ट्रेट्स भी होते हैं पर्सन के अंदर, जिसमें हम हाई लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म, लो अग्रीबलनेस देखें तो ये भी इनकी वजह से भी होता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, कुछ लोगों को डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे अभी मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ स्कूल लेवल पर हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो कुछ डिसऑर्डर्स भी ऐसे हो सकते हैं। लर्न बिहेवियर भी है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने फैमिली में इस तरीके के एग्रेसिव बिहेवियर को देखते हैं तो वो इमिटेट करते हैं। उन्हें दिखता है कि उनके पेरेंट्स में से कोई एक पर्सन दूसरे को बहुत ज्यादा वर्बल स्पैट है या फाइटिंग हो रही है, इस तरीके का जो बिहेवियर है बच्चा देखता है, तो उसको लगता है कि यही है, यही चीज है जो हो रहा है। मतलब वो तो सही गलत जज करता ही नहीं, वो तो बस सिर्फ परसीव करता चला जाता है, जिसकी वजह से उसका लर्न बिहेवियर हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी होता है। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस ये कहती है कि फ्रस्ट्रेशन जब होता है तो वो एग्रेशन को लीड जरूर करता है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से एग्रेशन होता ही है, लेकिन कब होता है, जब कोई पर्सन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, और जब फ्रस्ट्रेट होगा तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। यही पूरी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन की थ्योरी भी है। ओके, अब एनवायरमेंटल फैक्टर पे आ जाते हैं। हमारे सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स भी ऐसे होते हैं। कोई जिस एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है वो चीजें ही वैसे देख रहा है होते हुए, तो बच्चे को यही लग रहा है। ये लर्न बिहेवियर भी है, बट ऑफ कोर्स ये हमारे सोशल कल्चरल नॉर्म में भी आएगा। जहां पर बहुत लाउडली बात करना इज ओके, वहां पे पर्सन लाउडली बात करेगा तो उसको लगेगा ही नहीं कि वो एक नॉर्मल टोन से ऊपर जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, उसका एग्रेसिव बिहेवियर भी कभी निकल कर आएगा तो उसे लगेगा इट्स नॉर्मल टू बिहेव लाइक दिस। दैट इज वाई हमारा, हम जिस एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसका भी हम पर फर्क पड़ता है। वॉयलेंस का कितना एक्सपोजर है, जैसे कि फैमिली में पर्सन किस तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर देख रहा है, लोग किस तरह से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, तो कितना वॉयलेंस का एक्सपोजर उसे मिल रहा है, उतना ही उस पर पर्सन पर फर्क पड़ेगा। पीयर इन्फ्लुएंस भी होता है, बच्चे किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कैसे बच्चों के साथ रह रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से भी होता है, जैसे कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक अनएम्प्लॉयड हैं या किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब नहीं लग पा रही है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से वो लगातार स्ट्रेस में रहेंगे। स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेशन तो हमेशा एग्रेशन को क्रिएट करता ही करता है। तो यहाँ पर भी वो थ्योरी वर्क कर जाती है। बात करते हैं कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स की। प्रोवोकेशन, डायरेक्ट प्रोवोकेशन सच एज इंसल्ट और फिजिकल अटैक। किसी को हम जब बहुत ज्यादा अटैक करते हैं तो वो अग्रेसिव हो जाता है, उसको ईगो को उसकी हर्ट करते हैं तो वो अग्रेसिव हो जाता है। तो किसी भी तरीके का जो डायरेक्ट प्रोवोकेशन है वो प्रॉब्लम करेगा। सब्सटेंस अब्यूज की वजह से भी ऐसा हो जाता है, जैसे इम्पल्स कंट्रोल हो जाता, कम होने लगता है, एग्रेसिव बिहेवियर के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सब्सटेंस अब्यूज यानी किसी भी टाइप का सब्सटेंस का इंटेक जब लोग करने लगते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेंगे तो एग्रेसिव हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उनका अपने बिहेवियर पे एक पॉइंट के बाद कंट्रोल नहीं रहता। तो ये इसी वजह से होता है कि एग्रेशन उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद डेवलपमेंटल फैक्टर्स भी हैं। बच्चे ने अपने एक्सपीरियंसेस कैसे गेन किए हैं लाइफ में, कौन उनके रोल मॉडल है, कैसी चीजों को वो अपने आसपास देख रहे हैं, ये आपको अलग अलग कैटेगरी में सेम चीज नजर आ रही है। जैसे कि डेवलपमेंटल फैक्टर में हमने उसी को चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का नाम दिया है। और इसके अलावा जब हमने शुरू में यहाँ पे देखा था, देखिए यहाँ पे वॉयलेंस को एक्सपोजर कितना मिल रहा है, तो हमने इसको भी एनवायरनमेंट वाले सिमिलर आपको चीजें लग रही हैं, लेकिन हम अलग अलग कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अटैचमेंट इश्यू, जो लोग अपने ज्यादा नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग के क्रॉस आते हैं, उनको ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ऐसे बच्चों को अटैचमेंट इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो जाते हैं।
तो अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में अगर मोटे-मोटे तौर पर देखें तो ये एक मल्टीफेसेटेड इश्यू है जो कि जिसमें बहुत सारे तमाम हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फटाफट से अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का मतलब सिंपल सा ये है, 2 लोगों के बीच किसी भी तरीके का जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं, है ना? इंट्रापर्सनल तो अट्रैक्शन होगा भी नहीं क्योंकि खुद से सेल्फ लव हो जाएगा फिर तो वो, और सेल्फ लव भी होता है ऐसा नहीं है, बट अभी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में जैसे हमने इंटर वर्ड को आपने जब-जब समझा है, 2 लोगों के बीच में समझा है, तो वही है कि 2 लोगों के बीच में होने वाले अट्रैक्शन को हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन इसे हम कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब अट्रैक्शन हमें किसी से होता है, तो उस रिलेशनशिप को हम मेंटेन करना चाहते हैं, फिर वहाँ बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। एफर्ट्स लगते हैं तो कई बार ज़रूरी नहीं है वो एफर्ट्स हमेशा सक्सेसफुल ही रहें, वहाँ पर ग्राफ जो है वो अप डाउन चलता रहता है, और जब-जब वो अप होता है तो हमारा एक्साइटमेंट बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे-जैसे वो नीचे जाता है कभी किसी सिचुएशन में, तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट भी फील करते हैं। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में हम यही चीज़ समझते हैं कि सबसे पहले फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होती है, जो इमीडिएट फैक्टर होता है कि किसी पर्सन के टुवर्ड्स हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं। तो वी कैन नेवर डिनाई द फैक्ट कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है कि जब भी हम पहले किसी पर्सन को देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसे सिर्फ देखते ही हैं। बातचीत हम बाद में करते हैं, हम उसके अंदर किसी ट्रेट को बाद में देख पाएँगे, लेकिन सबसे पहले हमें उसके फिजिकल फीचर ही नज़र आते हैं। ऑन दैट बेसिस ओनली वी लाइक। अच्छा, ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन के फीचर उतने अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन फिर जब हम उससे बातचीत करते हैं तो हमें उसके अंदर कोई और चीज़ें बहुत अच्छी लग सकती हैं, जिसके बेसिस पर उस पर्सन के टुवर्ड्स हमारा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। लेकिन ये बात तो होगी, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि किसी को कोई देखकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस ऑफ कोर्स एक पॉइंट होता है। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं कि रिसर्च हैज शोन दैट फिजिकल अट्रैक्टिवनेस कैन इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स लीडिंग टू द हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट के बारे में आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। हेलो इफेक्ट एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है, मतलब हम दिमागी तौर पर एक ऐसी बायसनेस क्रिएट कर लेते हैं। जनरल टेंडेंसी है ह्यूमन की कि अगर कोई चीज देखने में अच्छी है तो उसके अंदर की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छी होंगी, ये बड़ी कॉमन चीज है। तो ये जब हम किसी पर्सन के टुवर्ड्स जैसे सोचने लगते हैं कि अगर कोई पर्सन देखने में बहुत हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, तो ऑटोमेटिकली ये मन मान लेता है कि वो अंदर से भी सब चीजें बहुत अच्छी-अच्छी होंगी। ये बड़ा नेचुरली हो जाता है। हम कितना भी यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें कर लें, लेकिन ये नेचुरली हो जाता है, भले ही हम इस चीज को रिएक्ट ना करें, अपने बिहेवियर के थ्रू दिखाएं ना, मगर डीप इनसाइड द माइंड चाहे कितना परसेंट ही क्यों ना हो, लेकिन हो जाता है कि हाँ, ये पर्सन अट्रैक्टिव लग रहा है, कुछ अच्छा-अच्छा सा तो है। अब वो क्या अच्छा-अच्छा सा है, वो हमारा माइंड उतना जज भले ही ना कर पाए, लेकिन वो हेलो इफेक्ट जरूर क्रिएट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं कि किसी पर्सन के किसी एक ट्रेट को देखकर या किसी एक ट्रेट से इन्फ्लुएंस होकर उसके बाकी सारे ट्रेट्स के बारे में पॉजिटिव सेंस में चले जाना इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है डेविल इफेक्ट। डेविल इफेक्ट में क्या होता है कि अगर किसी इंसान में हमें कुछ बुरा लगा, फिर उसके बाद सारी बातें उसके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देना, दैट इज कॉल्ड डेविल इफेक्ट। ये इसका ऑपोजिट होता है। तो वेयर attractive individual are often assumed to possess positive characteristics such as kindness, intelligence, मतलब फिर तो सब कुछ दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है अगर कोई इंसान खूबसूरत लग जाए तो बियॉन्ड अपीयरेंस सिमिलैरिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। जैसे आप अपनी कंट्री से बाहर गए और आपको कोई पर्सन इंडियन दिख गया, तो आपको एकदम से अब यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस नहीं होगा, बट एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जरूर आपको फील होगा उस पर्सन के साथ में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पर्सन वहां पे एक आपसे कहीं ना कहीं सिमिलर है, इंडियन है, यही सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है वहां पर। तो इस सिमिलैरिटी भी एक रोल प्ले करती है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि किसी पर्सन से हमारा कितना ज्यादा प्रॉक्सी, मतलब कितना ज्यादा उसके साथ हमारा फ्रीक्वेंसी है हमारी उससे मिलने की या चीजों के होने की। जिन लोगों से आप ज्यादा मिलते हैं उनसे आपकी लाइकिंग बढ़ती जाती है। अब जरूरी नहीं है कि जितनों से आप मिलते हैं दुनिया में सबको आप लाइक करते हैं, लेकिन जिनको आप लाइक करते हैं उनकी प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से भी एक इम्पैक्ट तो आता है, फिजिकल क्लोजनेस आती है। ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल डायमेंशन ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। रेसिप्रोसिटी एंड कल्चरल नॉर्म्स, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स एंड अफेक्शन ऑफ्टन स्ट्रेंथन अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को इंक्रीज करने में रेसिप्रोसिटी वर्क करती है। मतलब अगर आप किसी पर्सन को प्रेज कर रहे हैं और उसने भी आपके लिए कुछ अच्छा कहा, तो एक अच्छी अच्छी फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन रेसिप्रोसिटी से भी वर्क करता है, यानी रेसिप्रोकल फीलिंग, जो आपने दूसरे को रिएक्ट किया वो चीजें आपको मिली, बट वो बहुत जेन्युइन लगने लगे तब होती है जब आपको ये समझ में आता है कि मैं भी सामने वाले की फेक तारीफ कर रहा हूँ और वो भी मेरी फेक ही कर रहा होगा, तो यहाँ किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा। ये बहुत ही नेचुरल वे में होता है जब हम किसी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि दोनों तरफ से जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं, सेम पेस पर हैं।
When one person expresses interest or affection, it tends to encourage a similar response from the other party, creating a positive feedback loop that enhances feeling of closeness. एडिशनली इमोशनल सपोर्ट एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ये भी होते हैं. अगर किसी पर्सन से हमें इमोशनल सपोर्ट मिल रही है तो जाहिर सी बात है उस इंसान के टुवर्ड्स हम और ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंट होते चले जाएंगे. इसके बाद ये कहते हैं कल्चरल नॉर्म एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस आल्सो शेप हाउ अट्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एंड परसीव्ड. Different cultures may have varying standard of beauty, relationship norms, and expectations regarding interpersonal dynamics, which can affect individual experiences of attraction. तो interpersonal attraction जो होता है उसमें biological, psychological and social factor involved रहते हैं और ये किसी भी रिलेशनशिप की डेप्थ को भी डिसाइड करते हैं. हम अपने कल्चरल नॉर्म्स में ऐसा देखते हैं कि जैसे आफ्टर मैरिज अ कपल इज कंसीडर्ड दे लुक हैप्पी विद ईच अदर. ऐसा होता है ना, तो हस्बैंड वाइफ जो है they look happy with each other, they feel happiness with each other. So this is something it is considered कि yes after marriage everything goes so beautifully, बहुत अच्छा अच्छा चीजें हो जाती हैं. तो ऐसा इसीलिए कि हम एक अट्रैक्शन फील करते हैं टुवर्ड्स द अदर पर्सन. अब यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है. इसी के साथ हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ मेंशन्ड नहीं है, दैट इज अ माइनर मिस्टेक आई वुड से, बट आप समझ जाएंगे कि हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के आगे हम इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे. तो जो मेन हमारा टॉपिक है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है और इसके कॉजेस क्या है. जिन लोगों के पास भी ये नोट्स हैं मैं उनको ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की विच इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, सबको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं एंड इट्स कॉजेज. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं और इसके कॉजेस क्या हैं. कॉन्फ्लिक्ट आपको सभी पता है कि डिसएग्रीमेंट होता है और क्लैशेस होता है किसी भी इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर ग्रुप्स के बीच में. मतलब माइंडसेट का मैच ना करना इस सिंपली कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में होता क्या है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बहुत तरीके के लॉस होते हैं. मेंटल हेल्थ का लॉस हो सकता है, अब और भी तरीके के हो सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट कितने लेवल पर चला जाता है उसके बाद तो लॉसेस की कोई लिमिट नहीं है. एक दूसरे का लॉस करने पे आते हैं. जब लोग ईगो हर्ट होती है तो फिर बहुत ज्यादा चीजें खराब होती चली जाती हैं. तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो बहुत ज्यादा हम यहाँ पे लॉस होते हुए देखते हैं वैरायटी. लेकिन कॉजेस की हम यहाँ बात करेंगे कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स होने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि कल्चरल, मॉरल या आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में चेंजेस आना, वैल्यू और बिलीफ में चेंज आना. जैसे अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो मैंने दो लोगों को इस पॉइंट पर लड़ते हुए देखा कि वो भगवान के टॉपिक पर लड़ रहे थे. लिटरली दे वर फाइटिंग ऑन द सेम टॉपिक एंड दे बोथ वर मेल. लेट मी टेल यू, डोंट थिंक कि हम फीमेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं. जो दो मेल थे वो भगवान के टॉपिक पे लड़ रहे थे. वन वॉज द बिलीवर ऑफ गॉड एंड अनदर वॉज नॉट सो बिलीवर. तो दोनों के बीच में यहाँ पे बातचीत शुरू हुई, होते होते जनरल बात होते होते डिस्प्यूट में बात बदल गई और उसके बाद डिजास्टर हो गया. तो ये क्या होता है कि जब हमारे बिलीफ्स में मैच नहीं करते दूसरे पर्सन के साथ में तब प्रॉब्लम आती है. लेकिन हम इसमें कर क्या सकते हैं, दूसरे के थॉट को रिस्पेक्ट करते हुए हम अपने आप को उस टॉपिक से या तो विड्रॉ कर लें. अब ये काम वही करेगा जो ज्यादा समझदार होगा, लेकिन जो बैठा इसलिए कि मुझे अपनी बात को प्रूव ही करके रहना है. और अगर दोनों ऐसे हो गए तो दुनिया का कोई पर्सन आके उनके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व भी नहीं कर सकता. फिर आता है रिसोर्स स्कैरसिटी. कंपटीशन ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि मनी, टाइम, मटेरियल कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. काफी मूवीज में हमने ऐसे देखा है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइट हो रही है ना, कि मुझे ये जॉब चाहिए या मुझे वो चाहिए, कुछ काइंड ऑफ थिंग मैंने देखा हुआ. कुछ तो ऐसा कुछ थॉट आ रहा है मेरे माइंड में. तो जब किसी रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है मिल्खा सिंह मूवी में मैंने देखा था कि कुछ ऐसा काइंड ऑफ फूड या काइंड ऑफ चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है तो लोग लड़ पड़ते हैं बुरी तरीके से रिफ्यूजी कैंप में. तो क्योंकि ऐसा क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे या किसी भी कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा लोगों को चाहिए लेकिन वो चीज खुद में कम है, जिसे हम कहते हैं एक अनार 100 बीमार, वो वाली बात हो गई. तो जब भी रिसोर्स स्कैरसिटी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे. मिसकम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स, व्हाट अ बिग रीजन. मिसकम्युनिकेशन तो इतने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, रोज न जाने कितने जो कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से क्रिएट होते हैं. हम कह कुछ रहे हैं, दूसरा सुन कुछ रहा है, फिर समझ तो कुछ और ही रहा है. ऐसे केसेस में कॉन्फ्लिक्ट होने तो तय बात है. तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से भी हो जाता है. पर ये इसके लिए क्या होता है, जिन पर्सन के लिसनिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते हैं और स्पीकिंग स्किल्स कुछ ज्यादा ही अच्छे होते हैं, तब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाती है. पर्सनालिटी क्लैशेस, लोगों की पर्सनालिटी बहुत एक दूसरे से वेरी करती है. तो वर्क स्टाइल, कम्युनिकेशन स्टाइल, इंटरपर्सनल डायनामिक्स, इनकी वजह से फ्रिक्शन आना बहुत नेचुरल सी बात है. पावर स्ट्रगल्स, ये भी तब भी होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स जब यहाँ पे कुर्सी की दौड़ होती है, कुर्सी की लड़ाई होती है. तो लोगों को लगता है कि आई एम मोर पावरफुल. तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को लगे कि मैं इससे डर गया हूं, तो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं.
अनमेट नीड्स और एक्सपेक्टेशन, किसी की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो पाए तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। वो कहीं पर भी हो सकते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकते हैं। दो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, रिलेशनशिप में हो जाते हैं, होते ही हैं इनफैक्ट बहुत ज्यादा। तो वर्क प्लेसेस पे, कम्युनिटी सेटिंग में, कहीं पर भी हम देख सकते हैं। स्ट्रेस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, high stress environments such as workplaces with excessive demands or familial situation with high emotional stakes can exacerbate tension and trigger conflict। जहाँ पे ऐसे स्पेसेस जहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई होती है वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट के इफेक्ट्स क्या होंगे? अभी हमने बात करी, इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हमें वहां पे देखने को मिलेंगी। रिलेशनशिप को बहुत ड्रेन करता है, रिलेशनशिप डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रस्ट, हॉस्टैलिटी हो जाती है लोगों के बीच में और आपस में एक दूसरे के संग अच्छे रिलेशनशिप नहीं रह जाते। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, अगर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में देखें तो जब टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उससे वर्क पे इम्पैक्ट आता है और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा कम होती चली जाती है। क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ऑन अ पॉजिटिव नोट, कॉन्फ्लिक्ट कैन समटाइम्स लीड टू इनोवेशन एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग when managed effectively. Differing perspective can foster discussion that result in improved solution and new ideas। यहाँ पे पॉजिटिव भी नजर आ रहा है हमें कि जब लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उनकी डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, उनको हम डिफरेंट तरीके से अगर यूज करें तो हमारे पास एक नहीं बल्कि दो थॉट्स हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, इन सम केसेस कॉन्फ्लिक्ट्स कैन लीड टू नेसेसरी चेंजेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जब लग रहा है कि इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो क्यों ना इस चीज को बदल के देखा जाए, तो ये भी एक पॉजिटिव चेंज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसके बाद कुछ चीजें ग्रोथ की तरफ भी जा सकती हैं। सोशल चेंजेस भी आते हैं इसकी वजह से। सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन लीड टू सोशल चेंज एंड रिफॉर्म। जब सोसाइटी में किसी चीज को लेके मूवमेंट चलता है, मूवमेंट हो जाता है बड़ा लेवल पर, तो उसके वजह से क्या होता है, कोई ड्राइविंग प्रोग्रेस से हमें चेंज देखने को मिलता है। कोपिंग मैकेनिज्म को क्रिएट करता है। जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो लोग कोप भी करना सीखते हैं उस सिचुएशन से, कि उस सिचुएशन में रहते रहते हमेशा ही थोड़ी ना कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे। उन्हें पता है कि अगर उस सिचुएशन में रहना है तो उस सिचुएशन के साथ डील भी करना सीखना होगा। तो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को लर्न करना और उनसे कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है ये भी हम सीखते हैं। तो अगर कंक्लूड करें तो कॉन्फ्लिक्ट वैसे तो एक ह्यूमन इंटरेक्शन का नेचुरल पार्ट है, लेकिन इसके कॉज और इफेक्ट को अगर हमने समझ लिया, राइट, यहाँ पे कॉज के साथ साथ हमारी हेडिंग में इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि आपने पढ़ा तो आप समझ गए हैं, फिर इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं, कॉज और इफेक्ट, ये सभी हमें अंडरस्टैंड करने हैं। एग्जामिनेशन में आप अपने एंड से भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। आ जाते हैं क्राउड एंड थ्योरीज ऑफ क्राउड बिहेवियर की तरफ। क्राउड क्या होता है आपको पता ही है। क्राउड एक ऐसा लोगों की गैदरिंग होती है जो एमलेसली होते हैं। जैसे क्राउड जब भी हम कहीं बाजार में देखते हैं, किसी स्टेडियम में देखते हैं, तो वो लोग क्या है, वो क्राउड वहां पर है क्योंकि उनका सेम पर्पस नहीं है, वो लोग बस अनइंटेंशनली एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसी को हम क्राउड कहते हैं। क्राउड जो होते हैं साइज में, कॉम्पोजिशन में, बिहेवियर में वेरी करते हैं और क्राउड एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई कॉन्सर्ट अटेंड करना, स्पोर्ट्स इवेंट, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। क्राउड में लोगों के बीच में किसी भी तरह की इमोशनल कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। अंडरस्टैंडिंग क्राउड बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग लार्ज गैदरिंग। जिन लोगों को बड़ी गैदर्स के संग में डील करना होता है उनको क्राउड को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो क्राउड बिहेवियर की कुछ थ्योरीज है जिनके बारे में हम बात करेंगे। थ्योरीज ऑफ क्राउड बिहेवियर में हम टोटल 6 थ्योरीज की बात करेंगे। आपको इनके नाम याद रखने होंगे और ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। जहां जहां नाम है वहां आप ध्यान रख सकते हैं, जहां नहीं है वहां कोई बात नहीं। सबसे पहले क्राउड बिहेवियर की पहली थ्योरी आती है विच इज कॉन्टेजियन थ्योरी। ये गॉस्टेवली बॉर्न ने प्रपोज की थी। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स इन अ क्राउड कैन लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड रैशनैलिटी बिकमिंग पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव कॉन्शियस। वहां लोग जब एक भीड़ का हिस्सा होते हैं तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं, ऐसा कॉन्टेजियन थ्योरी में कहा गया था। Emotions, ideas, and behaviors can spread rapidly through the crowd, leading to a heightened state of emotional arousal. This can result in impulsive actions such as panic, violence, or exhilaration as individual become influenced by the group's mood। मतलब अगर एक बहुत बड़े क्राउड में हम ये देखें कि अगर एक तरफ के लोग जो है वो किसी तरीके का कोई पैनिक क्रिएट कर दे तो पूरा क्राउड उससे डर जाता है, पूरा क्राउड उसके इफेक्ट पे आ जाता है। तो ये यहाँ पे लोग अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं और रैशनल भी नहीं रह पाते। इस थ्योरी में सिंपल सी बात कही गई है। फिर आते हैं कन्वर्जेंस थ्योरी की तरफ। कन्वर्जेंस थ्योरी कहती है कि क्राउड फ्रॉम व्हेन इंडिविजुअल्स विद सिमिलर एटीट्यूड, बिलीव और मोटिवेशंस कम टुगेदर rather than losing their identity, participants bring their pre-existing ideas into the crowd, which can amplify the reinforced collective behavior. This theory emphasizes the shared characteristics of individuals in a crowd।
ये कहते हैं कि जो क्राउड होता है उसमें भी छोटे छोटे ग्रुप बन सकते हैं, मतलब लोग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग अगर एक दूसरे से इंटरेक्शन कर लें या लोग इंटरेक्शन कर लें और उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो वो छोटे छोटे ग्रुप क्राउड के अंदर से बन सकते हैं। क्योंकि क्राउड को हम ग्रुप नहीं कहते, क्राउड एक्चुअल में ग्रुप ही है, बड़ा ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप में जो लोग हैं वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो वो कनेक्टेड हो सकते हैं, ऐसा कन्वर्जेंस थ्योरी में कहा गया है। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए उसे कन्वर्जेंस थ्योरी का नाम दिया गया है। फिर आता है एमर्जेंट नॉर्म थ्योरी। ये थ्योरी टर्नर एंड क्लियर ने दी थी। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ न्यू सोशल नॉर्म्स emerge in crowd situation. As individuals gather, they create a shared understanding of appropriate behavior based on the context and interaction within the crowd. जब कोई भी क्राउड किसी एक पर्पस से कहीं पर होता है, जैसे अगर एक एक्सीडेंट के लिए भी अगर क्राउड इकट्ठा है तो वो सब उस टाइम पर उस सिमिलर बिहेवियर को वहां पे करेंगे। एक एक्सीडेंट के बीच में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो वहां पे जोक करने लग जाए। तो यही ये चीज कहते हैं कि कोई ना कोई नॉर्म को सब फॉलो कर रहे होते हैं। एमर्जेंट नॉर्म थ्योरी की ऑटोमेटिकली एक नॉर्म वहां पे एमर्ज हो जाता है जिसको सब लोग वहां पे फॉलो करने लगते हैं। ऐसा होता है अगर किसी के संग एक्सीडेंट हो जाए तो सभी लोग हेल्प करने लग जाते हैं, एक नॉर्म बन गया जिसको सब फॉलो कर रहे हैं। तो इस थ्योरी में कहा गया था पार्टिसिपेंट्स अडॉप्ट देयर एक्शंस टू फिट दीज इमर्जेंट नॉर्म व्हिच कैन लीड टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स। द थ्योरी हाइलाइट्स द डायनामिक नेचर ऑफ क्राउड, कि किस तरह से लोग ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं। फिर आता है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। दिस थ्योरी पॉजिट्स दैट इंडिविजुअल्स डिराइव पार्ट ऑफ देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर मेंबरशिप इन सोशल ग्रुप। लोग किस तरह के क्राउड में हैं वहां से लोग अपनी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्राउड सिचुएशन में पीपल मे आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद द क्राउड leading to behavior that reflects group norms and values. The identification can enhance group cohesion but may also lead to in-group out-group dynamics. किसी भी एक बड़े क्राउड के अंदर लोग ऐसा भी रिएक्ट करते हैं कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप की फीलिंग को वो डेवलप कर लें। मतलब अगर वहां पर ग्रुप बन गया है तो वो एक ग्रुप जो है वो दूसरे के साथ में इन ग्रुप आउट ग्रुप की फीलिंग को रखेगा। आई एम श्योर आप इन ग्रुप आउट ग्रुप से फेमिलियर होंगे वर्ड से। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पर्सन अपनी कोई ना कोई सोशल आइडेंटिटी को एग्जिबिट कर ही रहा होता है, राइट? ये इस थ्योरी में कहा जाता है। De-individuation theory. De-individuation occurs when individuals feel anonymous in a crowd, leading to a reduction of self-awareness and social restraint. This can result in behaviors that individuals might not typically engage in when alone, such as vandalism, aggression, or unruly conduct. Factors such as group size, anonymity, and environmental cues can contribute to de-individuation, making individuals more susceptible to crowd influences. ये थ्योरी ये कहती है कि जब इंडिविजुअल्स किसी क्राउड में होते हैं तो दे फील अनोनिमस, उनको लगता है कि वो बिल्कुल ही अननोन है, ऐसा कहा जाता है इस थ्योरी में। लीडिंग टू अ रिडक्शन इन सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल रेस्ट्रेंट, उन्हें लगता है कि यहाँ पे उन्हें कोई नहीं जानता तो वो इतना ज्यादा अपने आप को लेकर ट्रबल या टेंशन फील नहीं करते, वो अनआइडेंटिफाइड फील करते हैं कि हमें क्राउड में है तो हम अनआइडेंटिफाइड है, हमें यहाँ पे कोई लोग जानते नहीं है। ओके, जिसकी वजह से वो जब अकेले हैं तो किसी भी तरीके का ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे जिससे वो किसी ट्रबल में आ जाएं, किसी दूसरे को ट्रबल में डालने की कोशिश करें, ऐसा इस थ्योरी में कहा गया है। कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी ये कहती है, ये काफी ब्रॉडर थ्योरी है दैट एनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्राउड बिहेवियर, फोकसिंग ऑन हाउ इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट इन ग्रुप एंड हाउ सोशल मूवमेंट्स एंड कलेक्टिव एक्शन अराइज। कोई भी क्राउड का जो बिहेवियर होता है वो कैसे स्टडी किया जाता है कि किसी भी ग्रुप में या किसी सोशल मूवमेंट में लोग किस तरह से इंडिविजुअली जो है वो ग्रुप के अंदर रिएक्ट करते हैं। It examines the condition that lead to collective behavior such as social unrest, protest, mass movement. जब हम किसी मूवमेंट के लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं हम हर पर्सन को जान रहे हो, लेकिन उस एजेंडा से हम बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कलेक्टिव बिहेवियर को दिखाने लगते हैं। और कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी सीक्स टू अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट डिराइव इंडिविजुअल्स टू कम टुगेदर एंड एक्ट एज अ ग्रुप। ये थ्योरी ये बताती है कि भले ही कोई भी यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे से अननोन है, अनफेमिलियर हैं, लेकिन वो एक ही एक्ट के टुवर्ड्स करने लगते हैं। ये आपको काफी हद तक उससे मैच करता हुआ लग रहा होगा। कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी आपको नॉर्म्स वाले से, एमर्जेंट नॉर्म थ्योरी से सिमिलर लग रही होगी, लेकिन इसका जो मेन कोर है वो ये है, वो नॉर्म पर फोकस है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा नॉर्म बन जाता है जिसे लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगते हैं। और यहाँ पे किस चीज की बात है, यहाँ पे उस बिहेवियर की बात है जो उस नॉर्म से एसोसिएटेड होने के बाद लोग दिखाते हैं। तो बात तो एक ही है मगर उसके एस्पेक्ट्स दो हैं। तो अगर कंक्लूड करें तो क्राउड बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार हम या तो खुद क्राउड का हिस्सा होते हैं या फिर क्राउड को हमें लेकर चलना होता है। हमेशा नोन पीपल हमें नहीं मिलेंगे हैंडल करने के लिए। तो इस सिचुएशन में हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि हम किस तरीके से इफेक्टिवली क्राउड को मैनेज कर सकें और सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख सकें
और जितने भी पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं उनको प्रमोट कर सकें लार्ज गैदरिंग के टाइम पे। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे, जो क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद हम जितने भी टॉपिक हैं वो सब कंप्लीट करेंगे, एथनोग्राफी वगैरह जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे सारे टॉपिक्स लेकर। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। और जितने टॉपिक अब छोटे छोटे बचे हैं सोशल साइकोलॉजी के वो सब लास्ट वीडियो में कवर होंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सभी कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और इतने सारे अप्रिसिएशन के लिए बहुत सारा थैंक यू। कीप सपोर्टिंग मी लाइक यू ऑलवेज डू। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।